हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जी आप लोग आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कौन है वो। कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम लोग उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। और ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे साउथ अफ्रीका के। ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे उस कंट्री के, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज़ होता है। बहुत कम लोगों को दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके वो विनर थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनको नोबेल प्राइज़ जो मिला, वो जो प्रेसिडेंट बने, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट थे। तो एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो कि सोशल चेंज की तरफ काम करते हैं, जो कि देखते हैं कि अपने अगल बगल कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा है जिसमें जो सबके लिए सही नहीं है, सबके लिए एक बराबर नहीं है, किसी को ज़्यादा फ़ायदा है, किसी को कम फ़ायदा। और ऐसे इश्यूज़ के लिए जो लोग लड़ते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और उसको हटाने के लिए काम करते हैं, उनको एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला जी सबसे पहले एक एक्टिविस्ट थे, जिसके कारण कि वो प्रेसिडेंट बने और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। आइए जाने नेल्सन मंडेला जी के अर्ली लाइफ के बारे में। नेल्सन मंडेलाज अर्ली लाइफ मतलब वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली कौन थी। तो आप देख सकते हैं एक छोटू से जो क्यूट सा बेबी है वो नेल्सन मंडेला है, राइट। पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट को, फिर हम समझाएंगे इसको। नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन द 18th July 1918 in the village of Mwezo in an area of South Africa called Transkei. His father's name was Henry and his mother's Nozikeni Fanny. इसका मतलब है नेल्सन मंडेला जी का बर्थ जो हुआ वो 18 जुलाई को हुआ, जो कि आज का डे है। और 1918 में 1918 में इनकी पैदाइश हुई, राइट। और ये कहाँ पैदा हुए? साउथ अफ्रीका में। इतना भी आप याद रखोगे तो इनफ है। और इनके फादर का नाम था हेनरी और इनकी मदर का नाम था फैनी। As a youngster, little Nelson was actually called Roli Lala. It wasn't until he was 7 that a teacher at school gave him the name Nelson and it stuck. तो जब नेल्सन बहुत ही छोटे थे तो उनके मम्मी पापा ने उनका जो नाम रखा था वो रखा था रोली लाला, ठीक है। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल की टीचर को लगा कि ये नाम सही नहीं है और इनको एक अच्छा नाम देना चाहिए, और इसलिए उनका नाम दिया नेल्सन, और वही नाम फिर उनका जिंदगी भर रहा। एंड चेक दिस आउट, मतलब अब इसके बारे में देखो। लिटिल नेल्सन वॉज बॉर्न इनटू रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब एक बहुत ही अच्छे बड़े तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छे खानदान में। सो हिज फादर हेनरी वॉज चीफ ऑफ अ ट्राइब इन साउथ अफ्रीका कॉल्ड द तेम्बू, एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज द ट्राइब्स किंग। सैडली हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट 9 years old. तो अगर आप अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अफ्रीका में ट्राइब्स बहुत होती है। जैसे आदिवासी के लोग होते हैं, वैसे उन लोग जो आदिवासी लोग एक साथ रहते हैं उसको ट्राइब कहा जाता है, राइट। तो वो एक ट्राइब में पैदा हुए थे, उस ट्राइब का नाम था तेम्बू। और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर माने जो दादाजी के पिताजी माने हमारे परदादा, तो इनके जो परदादा थे वो ट्राइब के वहाँ के किंग थे। लेकिन जब नेल्सन सिर्फ 9 साल के थे उसी समय उनके फादर की डेथ हो गई, तो वो बहुत ही छोटे थे when he lost his father. Nelson studied hard at school and later attended the University of Fort Hare, the South African Native College. He then moved to the city of Johannesburg to study law at the University of Witwatersrand before qualifying as a lawyer in 1942. एज्ड 24. तो नेल्सन जो थे वो पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली लेते थे। स्टडीड हार्ड एट स्कूल, इसका मतलब है बहुत मन लगा के पढ़ाई करते थे और बहुत ज़्यादा समय अपना पढ़ाई को देते थे। इसके कारण वो पढ़ाई में अच्छे होते गए और उनको फाइनली कॉलेज अटेंड करने को मिला और उन्होंने लॉ अपना सब्जेक्ट चूज़ किया। और वो सिर्फ जब 24 साल के थे तब उन्होंने वो लॉयर बन गए, क्योंकि उनका लॉ का कोर्स कंप्लीट हो गया। इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में जो इनइक्वालिटी थी, जो बराबरी नहीं होती है, असमानता जिसको कहते हैं, ठीक, उसके बारे में है थोड़ा। साउथ अफ्रीका इज़ होम
to many different peoples and cultures, so much so that it has been nicknamed the Rainbow Nation. But sadly, at the time that Nelson Mandela was growing up, there was a huge racial divide in the country. तो जैसे इंडिया है, इंडिया में भी तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग स्किन कलर के लोग. वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के. और इतना वहाँ पे डिफरेंस है कि वहाँ मतलब इतने वैरायटी ऑफ पीपल है वहाँ पे कि उस कंट्री को रेनबो नेशन भी कहा गया है. रेनबो में जैसे नहीं अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन सब एक साथ ही तो आता है रेनबो, है ना. वैसे ही वहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं. लेकिन जब नेल्सन मंडेला बड़े हो रहे थे तो उस समय बहुत बड़ा डिवाइड था. रेशियल डिवाइड का मतलब होता है जहाँ लोगों के अलग रेसेस, उनके कास्ट या उनके रिलीजन या वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके कारण जब उनको असमान ट्रीटमेंट मिलता है तो उसको रेशियल डिवाइड कहते हैं. तो वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफ़ी था. जैसे हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत डिवाइड है ना, फिर भी इंडिया तो काफ़ी यूनाइटेड जगह है. White people ran the country and they generally led privileged lives with good jobs, nice homes, and access to good schools and health care. Most black people, however, worked in low paid jobs and lived in poor communities with poor facilities. They had far fewer rights too. They weren't even allowed to vote in elections. अब वहाँ पे जनरली दो टाइप के ऐसे ग्रुप्स थे, ऑल्दो बहुत सारे ग्रुप्स थे, बट जो दो मेजर ग्रुप्स थे, एक वाइट पीपल मतलब जिनका स्किन कलर वाइट होता है, राइट, और ब्लैक पीपल मतलब जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है या डार्क होता है. तो जो वाइट पीपल थे वही कंट्री को चलाते थे, वही कंट्री को रन करते थे. मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वो वाइट पीपल के पास रहती थी. जितने अच्छे जॉब्स हैं वो वाइट लोगों के पास रहता था. जितने अच्छे घर हैं वो वाइट लोगों के पास रहता था. अच्छा स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स, इनमें सिर्फ वाइट लोग ही जा सकते थे. और जो ब्लैक लोग थे वो हमेशा जो कम सैलरी वाली जॉब्स हैं, जो जिसमें बहुत पैसा नहीं मिलता था, वैसी जॉब्स जहाँ बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता था, जो जगह ऐसी होती थी जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है, ऐसी जगहों पे ब्लैक लोग जाते थे. और सो मच सो ब्लैक लोगों के पास राइट्स, जो हमारे यहाँ राइट्स हम लोग बात करते हैं ना अलग अलग राइट्स की, ब्लैक लोगों को तो वहाँ पे इलेक्शन में वोट भी नहीं देने को मिलता था. तो सोचो कितनी बड़ी हम वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलता था. लाइक मैनी अदर्स, नेल्सन मंडेला फेल्ट दैट एवरीवन डिजर्व्ड टू बी ट्रीटेड द सेम regardless of their skin color. And so in 1944, he joined the African National Congress, ANC, a political group that strived for equal rights for whites and blacks. तो जैसे वहाँ बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली अब जब आप ऐसे माहौल में रह रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फील करेंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए. तो नेल्सन मंडेला को भी बहुत स्ट्रांगली ये फील होता था कि ये सबको समान हक मिलना चाहिए. तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप था, एक पॉलिटिकल ग्रुप था. जैसे अपने यहाँ पे भी अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वैसे वहाँ पे एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. तो 1944 में नेल्सन मंडेला जी ने ANC को ज्वाइन कर लिया. ANC करता क्या था? स्ट्राइव मतलब किसी चीज़ की तरफ काम करना, ठीक, STRIVE, स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब से फॉर एग्जाम्पल आई स्ट्राइव टूवर्ड्स गुड वर्क. अगर मैं अच्छे काम की तरफ काम कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से स्ट्राइव को बोलूँगी, राइट. ही इज स्ट्राइविंग टूवर्ड्स बिकमिंग बेटर इन इंग्लिश. वो काम कर रहा है कि वो इंग्लिश में और बेहतर हो जाए, राइट. शी इज स्ट्राइविंग टू बिकम अ गुड फुटबॉल प्लेयर. वो कोशिश कर रही है, वो उस तरफ काम कर रही है कि वो एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर बन जाए. तो इसका मतलब होता है स्ट्राइव. तो ANC जो था वो किस तरफ काम करता था कि वाइट्स और ब्लैक्स को इक्वल राइट्स मिले. तो नेल्सन मंडेला जी ने 1944 में उसको ज्वाइन कर लिया, उस पॉलिटिकल ग्रुप को. इन 1948 द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड apartheid, which furthered racial divide in the country even more.
Under new racist laws, black people and white people were forced to lead separate lives. They weren't allowed to live in the same areas, share a table in a restaurant, attend the same schools, or even sit together on a train or bus. बाप रे, ये सोचिए 1948 में जो वहाँ की सरकार थी, ANC नहीं, जो सरकार, ANC तो पॉलिटिकल ग्रुप था, वहाँ पे कोई और सरकार, जो सफ़ेद लोग सरकार चला रहे थे, वाइट लोग सरकार चला रहे थे, वो सरकार ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था अपार्थीड। ये एक अफ्रीकन वर्ड है। अपार्थीड का मतलब होता है अलग अलग जिंदगी जीना, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग लॉज पास कर दिए वाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए। उस लॉ के अंडर अच्छे एरियाज, जो अच्छे वाले एरियाज थे जहाँ पे अच्छे घर थे, वहाँ पे ब्लैक लोग वहाँ घर नहीं खरीद सकते थे, राइट। कई अच्छे जो रेस्टोरेंट्स थे वहाँ ब्लैक लोग एंटर नहीं कर सकते थे। जो वहाँ के अच्छे स्कूल्स थे वहाँ ब्लैक लोगों के बच्चे जाके नहीं पढ़ सकते थे। सो मच सो कि अगर कोई कुछ ट्रेन्स और कुछ ऐसी बसेस चलती थी और कोई ट्रेन के ऐसे कूपे होते थे जहाँ ब्लैक लोगों को एंटर करना अलाउड ही नहीं था। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा असमानता पैदा कर दी थी वहाँ पे वहाँ की सरकार ने 1948 में। तो अभी हम लोग ने समझा कि क्या प्रॉब्लम्स थी साउथ अफ्रीका में। अब ये जानना ज़रूरी है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला डू, नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया। नेल्सन मंडेला बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द ANC। ANC याद है, इसके पहले हमने पढ़ा था, एक पॉलिटिकल ग्रुप था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हेल्पिंग सेट अप एंड लीड अ सेक्शन फॉर यंग पीपल कॉल्ड द ANC यूथ लीग। He later traveled the country to gain support for non-violent protests against the National Party's racist laws. But his activism made him very unpopular with the authorities. And in 1956, he was arrested for treason, the crime of betraying your country's government. Held in Johannesburg prison, it would be 5 years until the charges were dropped and Nelson was released. तो नेल्सन ने 1944 में ANC ज्वाइन किया था, राइट। 1944 में उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ही हेल्प्ड सेट अप एंड लीड अ सेक्शन फॉर यंग पीपल। तो जितने भी यंग लोगों ने ANC ज्वाइन किया था उन्होंने सबका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था ANC यूथ लीग। यूथ माने यंग लोग, है ना। तो ANC यूथ लीग उन्होंने फॉर्मुलेट किया। क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया, नेल्सन मंडेला एक बहुत ही पॉपुलर फिगर बन गए थे ANC में, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर प्ले कर रहे थे वो ANC में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपने पूरे कंट्री में जगह घूमते रहे, राइट, इसके बारे में बात करते रहे। और नॉन वायलेंट, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी भी नॉन वायलेंट करते थे कि लड़ाई झगड़े से नहीं, बातचीत करके, बात करके, राइट। तो उन्होंने भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया। किसके अगेंस्ट, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, जो नेशनल पार्टी थी, जिन्होंने कि वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉज नहीं बनाए थे कि अलग ब्लैक अलग रहेंगे और वाइट अलग रहेंगे, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते थे, मोर्चे निकालते थे, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक। ये नहीं कि पत्थर मार रहे हैं, बॉटल फेंक रहे हैं और आग लगा दे रहे हैं, ये सब तरीके से नहीं, सिर्फ अपनी बात कह के। लेकिन ऑब्वियसली वो क्या काफ़ी पॉपुलर होने लगे क्योंकि वो एक ऐसी बात बोल रहे थे जो वहाँ बहुत लोग फील कर रहे थे। तो उसके कारण जो वहाँ पे उस टाइम की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो वाइट लोगों की थी, उनमें ये बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, लोग इनको पसंद नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक। और जैसे कि नहीं, हमारे यहाँ भगत सिंह को जब ब्रिटिश सरकार का रूल था तो ब्रिटिश भगत सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो यंग लीडर थे और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाए। सिमिलरली यहाँ पे नेल्सन मंडेला एक यंग लीडर थे और वो काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो जो वहाँ पे वाइट पीपल थे उनके अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठाए, राइट। तो 1956 में क्या किया, वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उनको ट्रीजन का मतलब होता है जब आप अपने ही कंट्री के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, जो लोग यहीं पे आके बम फोड़ देते हैं, यहीं के लोग हैं लेकिन यहीं पे बम फोड़ देंगे, तो दैट्स ट्रीजन, क्योंकि आपने अपने ही कंट्री के गवर्नमेंट को बिट्रे किया है, राइट।
तो इस तरीके का कोई भी चार्जेस होता है तो उनके ऊपर वो चार्ज लगा दिया गया और उनको 5 साल के लिए जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में एक जगह है, राइट। तो जोहानिसबर्ग में के प्रिजन में उनको भेज दिया गया 5 साल के लिए, राइट। During the years that Nelson was under arrest, the government banned anti-apartheid groups such as the ANC. But that didn't stop Nelson and his fellow activists. In fact, they felt more had to be done to bring about change. And even though they preferred using peaceful protests in their struggle for equality, in 1961, Nelson and other ANC leaders formed a secret military group called Umkhonto we Sizwe or Spear of the Nation. तो क्या हुआ कि जब नेल्सन जी को इन्होंने अंडर अरेस्ट कर लिया और जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, ऐसे जितने ग्रुप्स थे जो कि ऐसे ये सेपरेट लॉज के अगेंस्ट वर्क कर रही थी उनको बंद करते जा रही थी, बैन कर दे रही थी, ठीक है, उनको अलाउ ही नहीं कर रही थी काम करने के लिए। लेकिन जो नेल्सन जी थे और जो इनके साथी थे वो ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो गए कि अरे अब हम क्या करें, वो फिर भी अपना चुपचाप काम करते रहे। बल्कि अब उनको लगा कि अब हमको थोड़ा सा और कुछ स्ट्रांगली करना पड़ेगा, किसी सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा है। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी कर ही रहे थे, राइट, मारधाड़ नहीं कर रहे थे। लेकिन 1961 में उन्होंने चुपचाप से एक मिलिट्री ग्रुप, अपनी सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप जो कि गवर्नमेंट को पता नहीं थी, एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप बनाई जिसका अफ्रीकन नेम था उमखोंतो वे सिज़वे, ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या है, स्पेयर ऑफ द नेशन। स्पेयर का मतलब होता है भाला, जो नेशन को भाला, तो नेशन का जो भाला था उस टाइप का उन्होंने एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप बनाया ताकि वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा हो रहा था, जो कि एकदम गलत चल रहा था उस कंट्री में, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और उसको ठीक करें। Why did Nelson Mandela go to prison? तो नेल्सन मंडेला जी prison क्यों गए? Nelson knew he would be in big trouble if the authorities found out about the secret army and their plans, and so he kept a very low profile. He lived in hiding and even dressed in disguise. But in August 1962, he was arrested on his return from a trip to Algeria in northern Africa and sentenced to 5 years in prison, and things would only get worse for Nelson. So, नेल्सन जी को ये तो पता चल गया था कि अगर अथॉरिटीज़ को मेरे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप जो स्पेयर ऑफ द नेशन नहीं था, अगर उसके बारे में पता चल गया गवर्नमेंट को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो वो क्या करते थे, वो बहुत लो प्रोफाइल रखते थे। वो ऐसा नहीं था कि बहुत जा के चिल्ला के काम करते थे, चुपचाप हाइडिंग में एकदम चुपचाप अपना काम कर रहे थे। लो प्रोफाइल मतलब चुपचाप काम करना, बहुत ज़्यादा हर जगह नहीं गाना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ करके। एंड ही इवन ड्रेस्ड इन डिस्गाइज, मतलब ड्रेस इन डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल के रहना, ठीक। तो वो भेष बदल के रहते थे ताकि उनको कोई पहचान ना सके। बट 1962 में क्या हुआ, उनको वो अल्जीरिया से लौट रहे थे, तब उनको उसमें अरेस्ट कर लिया गया और उनको 5 साल की प्रिजन हुई, 5 साल की उनको जेल हुई। प्रिजन माने जेल, तो उनको 5 साल की जेल हुई और उसके बाद नेल्सन जी के लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। In 1963, the police raided a farm near the city of Johannesburg and found documents belonging to the secret army as well as weapons. The result? The following year, Nelson and 7 other men were charged for plotting to overthrow the government and given life sentences. Nelson would spend the next 27 years behind bars. तो 1963 में क्या हुआ, पुलिस ने जोहानिसबर्ग में एक फार्म था, राइट, उसको रेड किया। और जब रेड किया तो उनका वो जो सीक्रेट मिलिट्री वो ग्रुप नहीं बनाया था स्पेयर ऑफ द नेशन, उसके खूब सारे डॉक्यूमेंट्स मिले उनको। और वहाँ पे वेपन्स माने कि जो आपके गन्स वगैरह सब होते हैं, इनको वेपन्स बोलते हैं, है ना, शस्त्र जिनको बोलते हैं। तो बहुत सारे वेपन्स मिले, गन्स मिले, बॉम्ब्स मिले और डॉक्यूमेंट्स भी मिले।
अब उसके कारण क्या हुआ, ऑब्वियसली इनके ऊपर केस लग गया और इनके साथ 7 और लोग थे, देयर वर 7 अदर मैन, 7 और आदमी थे और नेल्सन जी थे, जिनको कि ये चार्ज किया गया प्लॉटिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। ओवरथ्रो द गवर्नमेंट मीन्स सरकार गिराना, सरकार को फेंकना नहीं, थ्रो से ये मत समझो फेंकना, बट सरकार गिरा देना। तो उनको इसके लिए चार्ज किया गया कि ये प्लॉट कर रहे थे, मतलब ये प्लान बना रहे थे कि कैसे सरकार गिराई जाए। इसके लिए इनको लाइफ सेंटेंस दिया गया। लाइफ सेंटेंस का मतलब वहाँ पे था 27 साल की जेल, बिहाइंड बार्स मतलब जेल, है ना। तो नेल्सन जी को 27 साल की जेल दी गई। नेल्सन वॉज फर्स्ट सेंट टू अ प्रिजन ऑन रॉबिन आइलैंड 7 miles off the coast of Cape Town, South Africa's capital city. After 18 years there, he was transferred to Victor Verster prison near a town called Paarl. During his time behind bars, Nelson Mandela didn't give up on what he believed in. He even refused freedom on 2 occasions and instead chose to stand by his principles. He used his time to learn new things, including Afrikaans, a language of South Africa spoken mostly by white people, which earned him respect from the guards he spoke to. तो नेल्सन को पहले एक रॉबिन आइलैंड पे प्रिजन था। अब आपको ये सब डिटेल्स जानने की याद नहीं है, ये ध्यान रखिए कि उन्होंने 18 साल तक वो प्रिजन वगैरह में रहे, उनको एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन में ट्रांसफ़र किया गया, राइट। एंड लेकिन जितने साल वो प्रिजन में थे उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। गिव अप माने हार मानना, उन्होंने हार नहीं मानी। वो जिस चीज़ में यकीन करते थे वो उसमें यकीन करते गए, राइट। उनको 2 बार मौका भी मिला कि अगर आप अपना ये एक्टिविज़म छोड़ दें, अगर आप इस चीज़ के लिए लड़ना छोड़ दें तो हम आपको रिहा कर देंगे। लेकिन ऐसे उनको 2 ऑफर्स मिले कि आपको हम जेल से छोड़ देंगे, लेकिन आप बाहर जाके फिर आप काम नहीं करेंगे या आप इस चीज़ के लिए अब आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ और अगर मुझे छोड़ भी दोगे तो मैं बाहर जाके यही काम करूँगा। तो उन्होंने अपने ऐसे 2 मौके छोड़ दीजिए। सोचिए, ये बड़ी बात नहीं होती है जब आप 18-20 साल प्रिजन में हैं और कोई आपको कह रहा है कि हम आपको रिहा कर देंगे। तो उस टाइम इंसान को क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मुझे कोई आज़ाद कर दे, है ना। मैं अपना भाई खाऊं पीऊँ, अपना फैमिली देखूं, मुझे क्या मतलब है बाकी क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहे, उन्होंने अपनी आज़ादी को सैक्रिफाइस किया। क्यों? ताकि वो लोगों के लिए लड़ते रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, तो ये ध्यान रखना। उसमें उन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज थी अफ्रीकान्स करके, तो वो जब जेल में थे तो उन्होंने वो लैंग्वेज सीखी। तो अफ्रीकान्स जो लैंग्वेज थी वो जनरली वाइट पीपल ज़्यादा यूज़ करते थे अफ्रीका में, राइट, साउथ अफ्रीका में। तो उसके कारण जो वहाँ के गार्ड से फिर वो बातचीत कर पाते थे, क्योंकि गार्ड्स भी वाइट थे। तो क्योंकि वो अफ्रीकान सीखे तो वो गार्ड से भी बात कर पाते थे, जिसके कारण गार्ड्स उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। When was Nelson Mandela freed from prison? तो नेल्सन मंडेला जी कैसे छूटे जेल से? Over time, Nelson Mandela became a famous prisoner and there were calls all around the world to free Nelson Mandela. For decades, countries around the world had put pressure on South Africa to end apartheid. But now, the anti-apartheid movement had more support than ever. And change for the better finally came in 1989. The president of South Africa, F.R. de Klerk, met with Nelson Mandela and in 1990 set him free. तो नेल्सन मंडेला एक बहुत फेमस प्रिजनर बन गए थे और बाहर बहुत देयर वर कॉल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फ्री नेल्सन मंडेला, उनको जेल से निकालो। डेकेड्स मतलब सालों साल 20-30 साल, सारे कंट्रीज़, दुनिया के जितने कंट्रीज़ थे वो साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डालने लगे कि जो अपार्थीड है, जो ये वाइट और ब्लैक को अलग करता है, अलग अलग लॉज हैं, इसको ख़त्म करो, राइट। और इसलिए ये जो मूवमेंट पूरा था एंटी अपार्थीड का, मतलब अपार्थीड हटाने के लिए जो पूरा मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट चला था, ये बहुत बड़ा बन गया था, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया था, राइट। और फिर 1989 में वाकई वो चेंज आया
और 1990 में फाइनली जो प्रेसिडेंट वहाँ के जो 1989 में जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने नेल्सन मंडेला को फिर 1990 में छुड़ा दिया। In 1991, Nelson became president of the ANC and worked with FR de Klerk to bring an end to apartheid in a harmonious way and introduce equal rights for everyone. Their work towards making South Africa a more peaceful place won the pair the Nobel Prize in 1993. So 1991 में जो ANC था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला जी। और फिर उन्होंने FR de Klerk के साथ, जिन्होंने उनको छुड़ाया था प्रिजन से, जो प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मिलके बहुत काम किया टू इंट्रोड्यूस इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, कि वो इक्वल राइट्स सबके लिए काम करे। और 1993 में दोनों को, FR de Klerk को भी और नेल्सन मंडेला जी को भी नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। और वहाँ पे फाइनली अपार्थाइड हट गई और सब एक दूसरे के, सबको इक्वल राइट्स हैं। जैसे कि अपने इंडिया में भी सबको इक्वल राइट्स हैं, हर कोई वोट कर सकता है ना, वैसे ही और हर कोई, मतलब जो भी हमारे यहाँ इंडिया में जो भी राइट्स हैं वो सेम राइट्स हैं सबके लिए, राइट। तो जो राइट्स हैं वो तो सब सेम है। तो वैसे ही वहाँ पे उन्होंने पहले तो वर्क किया कि सबके राइट्स तो सेम करो, फिर बाद में वर्क होगा कि सब इक्वल लेवल पे आए। तो ये सब कुछ वहाँ पे हुआ। फिर Come the 1994 general election, all races in South Africa were allowed to vote, and Nelson's hard work for so many years finally paid off. The ANC won, and Nelson Mandela became South Africa's first black president. तो 1994 में जो इलेक्शन हुए उसमें सबको वोट करने को मिला, ऐसा नहीं कि एक दो लोगों को मिला, सबको वोट करने को मिला। तो नेल्सन मंडेला ने जो इतने सालों से जो इतना हार्ड वर्क किया था वो फाइनली पेड ऑफ मतलब वो रंग लाया, राइट। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, ANC थी, वो जीत गए और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उसके पहले कोई भी प्रेसिडेंट ब्लैक नहीं थे, सारे वाइट थे। सो ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। As President of South Africa, Nelson Mandela improved the living standards and facilities of South Africa's black population, who had suffered for decades under apartheid. He also worked hard to make South Africa a country of equality, where people of all race and color lived together in peace. तो जब नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया कि साउथ अफ्रीका की जो ब्लैक पॉपुलेशन थी, जिनको अभी तक बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कराना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको अच्छा हेल्थ केयर मानी मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उनको अच्छे जगहों पे घर प्रोवाइड कराना, इन सब चीज़ों के लिए वो काम करते रहे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के सभी लोग काफ़ी पीसफुली रहने लग गए। In 1999, Nelson Mandela retired as president, and his successor was Colin Mbeki. But whilst he left politics behind, he continued to be an important figure around the world as a symbol of peace and equality. The same year that he retired, he founded the Nelson Mandela Foundation, an organization that works to this day to promote the principles of equality, freedom and peace. तो 1999 में नेल्सन मंडेला रिटायर कर गए प्रेसिडेंट के फॉर्म में। और जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इतना काम किया कि पूरे दुनिया में, फुल वर्ल्ड में, सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, पूरे दुनिया में वो जानने लग गए उनके पीस और इक्वालिटी के लिए उन्होंने जो काम किया था। सिंबल ऑफ पीस एंड इक्वालिटी मतलब पीस एंड इक्वालिटी, समानता, पीस माने शांति और समानता के एक चिन्ह बन गए नेल्सन मंडेला, राइट। और जब उन्होंने, जिस साल वो रिटायर किए 1999 में ही, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, जो आज तक काम कर रही है, पूरे विश्व में काम कर रही है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पीस के लिए। मतलब समानता, इंडिपेंडेंस, आपकी आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी और पीस माने शांति। तो समानता और शांति के लिए इन लोग सब काम कर रहे हैं। From 2004, he lived a quiet life with his wife Graca. Following a lung infection, Nelson Mandela sadly died in December 2013.
ही वॉज 95 ईयर्स ओल्ड। तो नेल्सन मंडेला 95 ईयर्स तक जिए। 2004 के बाद उन्होंने अपना काम वगैरह बंद करके अपने वाइफ के साथ रहते थे और एक लंग इन्फेक्शन के कारण उनकी डेथ हो गई। हाउ इज़ नेल्सन मंडेला रिमेंबर्ड? नेल्सन मंडेला को किस तरीके से याद किया जाता है? नेल्सन मंडेला's spirit and values are still very much alive to this day, and he will forever be remembered. He wrote a book called Long Walk to Freedom, where people can read about the struggles he faced in his battle against discrimination and fight for equality. In 2009, Nelson's birthday, 18th July, was officially named Nelson Mandela Day. Every year on this day, people around the world honor his legacy by helping their communities and making the world a better place. तो नेल्सन मंडेला जो खुद तो अभी नहीं रहे, लेकिन उनके जो वैल्यूज़ हैं, जिस चीज़ पे वो विश्वास करते थे और जो जिस चीज़ को करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, वो आज भी बहुत अलाइव है और उनको आज भी बहुत अच्छे से याद किया जाता है, जैसे हम लोग सब भी याद कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि हमारे पास है, अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहे तो ले सकता है। वे पीपल कैन रीड अबाउट उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जो उनकी स्ट्रगल्स रही, कैसे वो इक्वालिटी के लिए लड़े, क्या क्या उनको सहना पड़ा, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब उन्होंने खुद इस बुक में लिखा है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड 2009 में नेल्सन मंडेला जी का जो बर्थडे है, जो कि आज का दिन है, आज का दिन कहलाता है नेल्सन मंडेला डे। और इस दिन लोग क्या करते हैं? पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑनर हिज लेगेसी, मतलब उनको किस तरीके से ऑनर करते हैं? आज के दिन सब लोग अपनी कम्युनिटीज़ में कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कुछ हेल्प करते हैं, ताकि ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाए। तो ये थे नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी। आई एम श्योर आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। और अब आखिरी में एक छोटा सा असाइनमेंट, आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो नेल्सन मंडेला जी का स्केच बनाना, इनमें से कोई भी आप एक स्केच यूज़ करके बना के देखिए कैसे बना पाते हैं। और आपको जो समझ में आया है उनकी लाइफ स्टोरी पे, उस पर एक 2 पेज का आप ऐसे लिखिए, ठीक। और ये एक स्टोरी आज क्यों हम लोग ने शेयर किया, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन रहे हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने जहाँ पे वो रहते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े से कुछ शुरू किया, उन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया, राइट। और करते 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 उनका काम बहुत बढ़ता गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग सब ध्यान रखिए कि बहुत यंग एज से ही आपको सेंसिटिव होना चाहिए, आपके आसपास क्या इश्यूज़ हैं उनकी तरफ आपको काम करना चाहिए। हमें जो ये ज़िंदगी मिली है, ये सिर्फ खुद जीने के लिए नहीं मिली है, ये इसलिए भी मिली है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को बेटर कर सके। और हर इंसान में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो किस और लोगों की लाइफ को बेटर कर सके। तो इस मोमेंट को, इस लाइफ को उसके लिए यूटिलाइज करना चाहिए और अपने जगहों को और बेटर करने की तरफ हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। ऑलराइट, ओके, बाय बाय बेटा लोग, टेक केयर।